मायावती और अभय डैंग पिछले 10 वर्षों से एक साथ रह रहे थे। वो एक गे कपल के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और कुछ ही दिन पहले उन्होंने परिवार और अपने फ्रेंड्स के बीच उनके सम्मुख उनकी मौजूदगी में शादी की, लेकिन अभी तक उन्हें सामाजिक रूप से इसका रिकॉग्निशन नहीं मिला है। जाहिर सी बात है, हमारी इंडिया सोसाइटी उतनी मॉडर्न नहीं है और गे और लेस्बियन मैरिज यानी सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करती है। ऐसे में अब ये कपल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इसने मांग की है कि हमारे मैरिज को, सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जाए। एक और भी गे कपल है हैदराबाद से, जिसने राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 है और राइट टू प्राइवेसी के तहत उसने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है, अपील की है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय देते हुए केंद्र सरकार से इस बारे में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जो सीजेआई हैं चंद्रचूड़ साहब, उनकी ये सॉरी 2 जजेस की, और उन्होंने सरकार का व्यू जानना चाहा है कि इस पर आपका क्या कहना है। तो जो चर्चा है, जो बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं कोर्ट क्या सेम सेक्स मैरिज पे गंभीर है, क्योंकि अगर उसने 4 हफ्ते बाद डेट लगाई है, इसका अर्थ है कि इस याचिका को, सेम सेक्स मैरिज की जो याचिका दाखिल की गई है कि इसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसे उसने एक्सेप्ट कर लिया है। थोड़ा हम और बैकग्राउंड की बात करें तो हम चलते हैं 1860 में, जब ब्रिटिश कानून था, अंग्रेजों की सरकार थी और उसने सेम सेक्स रिलेशनशिप को भी, मैरिज तो बहुत दूर की बात है, इसे आईपीसी 377 के तहत इसे क्राइम ऑफेंस माना था। लेकिन वर्ष 2018 में यही सीजीआई चंद्रचूड़ साहब, उस समय आप सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने इसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब अपराध की श्रेणी से हटा दिया। वहीं पीछे 5 महीना पीछे हम चलें तो केरल हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम लेस्बियन कपल थे, वो साथ रहना चाह रही थी, उनका दोनों कपल का जो परिवार था, दोनों जो लड़कियों का परिवार था, वो इसका पुरजोर विरोध कर रहा था, लेकिन कोर्ट ने परिवार वालों की भावनाओं को अनदेखा किया और दोनों लेस्बियन कपल को साथ रहने की इजाजत दे दी। तो इन सब के क्या मायने हैं, इसका कानून में परिप्रेक्ष्य क्या है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, किसने क्या दलील रखी है, कौन क्या कह रहा है, बहुत कंफ्यूजन भी है। तो इन सब के बारे में हम अभी विस्तार पूर्वक समझेंगे। आखिर ये मैरिज है क्या, इसे भी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एडवोकेट कर्नल अतुल त्यागी एडवोकेट, जो ग्रेनो न्यूज में हमारे माध्यम से आप तक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम में आते रहे हैं और आप लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करते रहे हैं। एडवोकेट त्यागी, स्वागत है आपका। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे बहुत गंभीरता से ले लिया, उसने तो सरकार से जवाब भी मांग लिया। तो क्या हम ये समझा जाए कि आगे आने वाले समय में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिल जाएगी? सबसे पहले धन्यवाद रोहित प्रियदर्शन जी। आप हमेशा गंभीर सामाजिक और कानूनी मुद्दों को उठाते रहे हैं ग्रेनो न्यूज में, और मुझे भी इस बात की खुशी है कि इस चर्चा को एक सार्थक रूप में दर्शकों तक पहुंचाया जाए। तो आपके पहला सवाल जो आपने किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट से इसको मान्यता मिल जाएगी, देखिए, यह कहना सबसे पहले कि मान्यता मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, यह तो अभी एक स्पेकुलेशन है, यह तो एक आपका अंदाजा हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय होने के नाते ऐसे किसी भी मुद्दे पर अगर परमिशन देती है जो कि किसी व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित है, तो वह एक कानूनी और सामाजिक दायित्व को पूरा करता है। अगर उसने यह
PIL, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, को आज मंजूरी दी है, तो इससे कोई भी और आगे का अर्थ अभी ना निकाला जाए। यह एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया का यह हिस्सा है और सभी को मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय सरकार को दिया है, क्योंकि कानून बनाने का दायित्व सरकार का है। इसलिए सरकार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एक रोल रखती है और इसीलिए जब तक सरकार का जवाब सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल ना हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया करेगा। ये चर्चा इसलिए भी एडवोकेट त्यागी जोरों पर है क्योंकि पिछले दिनों पिछले वर्षों में, जैसा मैं बता रहा था कि जो सेक्शन 377 इससे रिलेटेड था, उसके रिलेशन को भी हम जानेंगे, इसका कुछ इससे संबंध है कि नहीं एग्जैक्ट मैरिज से, सेम सेक्स मैरिज से। लेकिन ये मैं बोलना चाहूंगा कि उसे डिक्रिमिनलाइज किया। जैसे केरल का हम केस देख लें, 5 महीने पहले का, लेस्बियन कपल को साथ रहने की इजाजत दी। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो भारत की अदालत है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो क्या LGBT कम्युनिटी के इन मांगों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहा है। आपने जो यह मुद्दा रखा है उसको थोड़ा लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। देखिए, कानून एक ऐसी प्रक्रिया है जो इवोल्यूशनरी कही जाएगी, जिसका उद्भव होता है और यह उद्भव समय के साथ होता है। यह 1 दिन या 2 दिन में नहीं होता। पीछे 50 साल में ऐसा देखने में आया कि ये जो समलैंगिक एक कम्युनिटी है, इसने अक्सर हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों को सुरक्षित करने की मांग की। और एक समय आया 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन 377 इंडियन पिनल कोड 1860 का एक सेक्शन को डिक्रिमिनलाइज करते हुए उसको खारिज ही कर दिया, यानी कि कानून की किताब से उसको बेदखल कर दिया। तो ये कानून कहता क्या था, मतलब कानून 377 किन पे लागू होता था? देखिए, कानून ये कहता था कि यह जो सेक्स है यह एक नेचुरल प्रक्रिया के तहत होना चाहिए और जब अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर सेक्स प्रक्रिया की जाएगी तो वह एक अपराध माना जाएगा। अब देखिए, ये जो सेक्स की जो परिभाषा और एक नेचर की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए यह मानना पड़ेगा कि कानून ने भी हमेशा इन बातों पर धार्मिक ग्रंथों का, कन्वेंशंस का, ट्रेडिशंस का, नीतियों का जो समाज में स्थापित थी उन्हीं का सहारा लिया। और अगर अंग्रेजों के बनाए हुए IPC 1860 में भी यह जिक्र था तो यह बात तो क्लियर है कि समलैंगिकता को कभी भी ना तो क्रिश्चियन एक्ट में, ना कभी हिंदू एक्ट में, ना कहीं किसी मुस्लिम रिलीजन या एक्ट में मान्यता मिली। अब मैं आपको एक जानकारी भी दे दूं, पूरे विश्व की बात करें तो 30 देशों में इसकी मान्यता है। हाल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका में भी इसे मान्यता दी गई है। और जहां बात किया जाए मुस्लिम कंट्रीज की तो वहां पे ये अपराध है और इसकी सजा मौत है। जी, तो ये 30 देशों की जो मान्यता प्राप्त हुई है वह भी एक समय के साथ साथ जैसे जैसे बदलाव हुए और जैसे जैसे मांगे बढ़ती गईं और यह देखा गया, खास तौर से हम अपने अगर देश की बात करें कि LGBT कम्युनिटी एक स्वरूप ले रही है और शायद उसमें काफी लोग अब एंटर कर चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज किया तो यह एक पक्ष है। और डिक्रिमिनलाइज होना यह नहीं कहता कि इस संबंध को उन्होंने इससे ज्यादा मान्यता दी। उन्होंने इसको इस परिप्रेक्ष्य में ही रखा कि यह एक राइट टू प्राइवेसी है, किसी व्यक्ति की एक बहुत ही अंतरंग एक स्वतंत्रता है। और अगर 2 लोग समान सेक्स के, समान लिंग के रहते हुए ऐसा समझते हैं कि उनकी शारीरिक एक इंक्लिनेशन या टेंडेंसी इस प्रकार की है तो वह बिना समाज को डिस्टर्ब किए हुए अपने राइट टू प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। इसको सिर्फ यहां तक ही देखना उचित होगा। इससे ज्यादा तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस कानून को समाप्त करते हुए और कुछ नहीं कहा।
साथ ही उनके अंदर से एक अपराध बोध या एक दंडात्मक रूप जो होता है उसको भी दूर कर दिया। जी, मैं आपको बता दूं, जो सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डैंग का जो केस है, इन्होंने जो अपील की है, ये कहा है कि इसको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता मिले, रिकॉग्नाइज किया जाए उनके शादी को, जो उन्होंने कुछ दिन पहले परिवार की मौजूदगी में, अपने दोस्तों की मौजूदगी में तो कर लिया, परिवार ने तो मान्यता दे दी, कुछ दोस्त भी उनके हैं जिन्होंने मान्यता दे दी, लेकिन समाज और कानून मान्यता दे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, इसका उन्होंने अपील की है। तो एडवोकेट त्यागी, फिर मैं ये सवाल आपसे जवाब जानना चाहूंगा कि मैरिज क्या है और स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, और सेम सेक्स मैरिज जी क्यों नहीं फिट हो रहा है इस पे? जी, जैसा मैंने आपसे पिछले जवाब में कहा कि डीक्रिमिनलाइज करना किसी कानून को और सिर्फ राइट टू प्राइवेसी मेंटेन करवाना, यह एक पक्ष है और एक यहीं तक ही सीमित है। अब जरा आपने जो सवाल किया ये जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेंसिटिव भी है कि मैरिज क्या है, विवाह क्या है। देखिए, विवाह हिंदू धर्म में हो, मुसलमान धर्म में हो या क्रिश्चियन धर्म में हो, विवाह एक संस्था के तौर पर ही देखा गया है और विवाह नर और नारी के बीच यानी कि मेल और फीमेल दो अपोजिट सेक्स के बीच में ही मान्यता प्राप्त है। जब हम किसी भी पर्सनल एक्ट को देखते हैं तो उसमें जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है विवाह की, वह है टू इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स, और बाकायदा उसमें ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का नाम लिखा गया है। कहीं भी गलतफहमी ना हो, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि स्पेशल मैरिज एक्ट सिर्फ उन लोगों की दुविधा के लिए 1954 में बना था जो कि अलग कास्ट से, अलग धर्म से हैं और शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। यह कोई समान सेक्स के बंधन को स्वतंत्रता देने के लिए, ये रिकॉग्निशन देने के लिए नहीं था। यह डिमांड स्पेशल मैरिज एक्ट में जा रही है। ये बड़े ताज्जुब की बात है क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट भी उसी तर्ज पर बना है जिस तर्ज पर हिंदू मैरिज एक्ट बना और या मुस्लिम मैरिज एक्ट बना, या यहाँ पे नर और मादा, मेल और फीमेल रहना जरूरी है, उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट में भी यही बात है। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट इस मसले को गंभीरता से लेता है तो यह जान लीजिए आप प्रियदर्शन जी कि पूरे कानून के किताबों में अलग अलग एक्ट्स के अंदर एक बहुतायत में अमेंडमेंट्स करने होंगे, क्योंकि यह मैरिज एक संस्था, जैसे मैंने कहा, एक संस्था है और इसमें सिर्फ दो व्यक्तियों का संबंध नहीं बनता है, इसमें दो परिवारों का संबंध बनता है। अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें, थोड़ी देर के लिए मैं आपको थोड़ा हिंदू मैरिज एक्ट पर ले जाता हूं जी। कल को एक पति या पत्नी की मृत्यु के पश्चात विरासत किसको मिलेगी, किस तरीके से, अगर किसी के बच्चे ना हो तो किन भाइयों के पास जाएगी, कैसे बहन के पास जाएगी, उसका पूरा एक क्लासिफिकेशन है, उसका पूरा एक सिस्टम है, यानी कि परिवार को मान्यता है। मैरिज से परिवार बनते हैं और मैरिज से परिवार निकलते हैं। सिर्फ एक मैरिज एक सेक्स के लिए या बच्चों के पैदा करने का ही एक साधन नहीं है, यह दो परिवारों का बंधन है जिसमें कि प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन, सक्सेशन, विरासत, बाकायदा ये सारे जो कानूनी जिम्मेवारियां हैं, कानूनी ऑब्लिगेशंस हैं, वो सब निर्धारित होते हैं। तो इसलिए यहां पर जब एलजीबीटी ग्रुप ने, एक कम्युनिटी ने एक स्वतंत्रता, अपनी राइट टू प्राइवेसी की पा ली, तो अब उनको यह दिक्कत महसूस हुई कि यह तो उनका एक बहुत प्राइवेट अफेयर हो गया, उनको सोसाइटी से तो मान्यता नहीं मिली। और सोसाइटी की मान्यता से मतलब है कि चाहे तो वो बैंक हो, चाहे अदालतें हो, चाहे स्कूल हो, चाहे रजिस्ट्रेशन ऑफिस हो, उन्हें कहीं भी ऐसी मान्यता नहीं है जहां पर कि अगर वो मान लीजिए किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहें तो उन्हें बच्चा कौन देगा। तो ये सारे जो कानूनी मसले हैं उनको निपटाने के लिए अब उन्होंने ये गुहार लगाई है कि हमें विवाह बंधन में जाना है और उसे आप लीगल सैंक्टिटी दें, लीगल वैलिडिटी दें, हमें इक्वलिटी दें। सिर्फ डीक्रिमिनलाइज करने से बात नहीं बन रही है। जैसे मैं हैदराबाद के गे कपल के बारे में बता रहा था, पार्थ मल्होत्रा और उदय राज, इन्होंने, मैं बता दूं, पिछले 17-18 साल से ये साथ रह रहे हैं और बच्चों को जैसा कि कहीं मैं पढ़ भी रहा था, अडॉप्ट भी कर रखा है। तो इनका कहना है, इन्होंने दो चीज उठाई है, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इक्वालिटी।
तो क्या उन्होंने कहा यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का हनन हो रहा है अगर आप सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं दे रहे हो? देखिए, थोड़ा सा परिपेक्ष फर्क आ जाते हैं, इसलिए समझ में बात नहीं आती है। हालांकि अब यह मामला क्योंकि सर्वोच्च अदालत में है तो वह सभी कानूनी बिंदुओं पर विचार करेंगे, लेकिन जो कानूनी बिंदु आने वाले हैं समय में, उस पर हमें चर्चा जरूर करनी चाहिए और समझ में यह बात जरूर आएगी कि राइट टू इक्वलिटी क्या है। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबको बराबरी का हक देता है। सॉरी, क्या मैं बराबरी के हक के तहत एज ए मैन बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी डेवलप कर सकता हूं? क्या मैं इसको राइट टू इक्वलिटी के परिप्रेक्ष्य में देखूं? क्या मैं अपनी एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को राइट टू इक्वलिटी के नाम पर बदलने की कोशिश करूं, या मैं कहूं कि मेरा राइट टू इक्वलिटी ये कहता है कि मेरी जो बायोलॉजिकल संरचना है वो फीमेल की तरह हो जाए? ऐसा हो नहीं सकता। ये बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज हैं। अब यहां पर जब बात आई थी राइट टू इक्वलिटी की, तो जो गे कम्युनिटी या लेस्बियन कम्युनिटी है उनको समझना यह भी पड़ेगा कि राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ राइट टू इक्वलिटी, और सर्वोच्च अदालत ने उनके इस पर्सनल अधिकार को मान्यता देते हुए यहां तक कहा कि शायद हम लोगों ने इस कम्युनिटी को, जो कि अपने आप तो पैदा हो ही नहीं गई है, यह भी एक नेचर के ऑर्डर के तहत ही पैदा हुई है, उसको बहुत समय तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। यानी कि अधिकार कैसे डेवलप हो रहा है, वो गे कैसे बन रहे हैं, वो लेस्बियन कैसे बन रहा है, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह एक कुरीति नहीं है, यह एक नेचुरल इंक्लिनेशन है, फिजिकल एफिनिटी है, जिसको कि हम कहेंगे कि आप अपने इस राइट टू प्राइवेसी, जो कि राइट टू इक्वलिटी है, उसको मेंटेन करें। लेकिन यहां पर यह समझना होगा कि क्या मैरिज करने से राइट टू इक्वलिटी अचीव होती है? क्या मैरिज करने से ऐसा तो नहीं है कि मैरिज एक बहुत बड़ी एक संस्था के तौर पर समाज को अफेक्ट करती है? समाज इससे अछूता नहीं रह सकता। जैसा मैंने कहा कि अगर इस राइट टू इक्वलिटी को आप उस दिशा में लेके जाएंगे तो फिर तो आपको पूरे कानूनों की बदली करनी पड़ेगी, और अभी एलजीबीटी कम्युनिटी इस लेवल पर नहीं है, उस संख्या में भी नहीं है, या ये कहें कि बहुसंख्यक लोगों का समाज में ऐसा अभी निर्धारण नहीं है, दिशा निर्धारण, एक्सेप्टेंस नहीं है, मेंटली उनका इस तरफ रुझान नहीं है कि ऐसा संभव हो। और किसी भी, एक बात मैं इस बात पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगा कि किसी भी कानून के निर्माण से पहले यह देखना सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर बड़ा जरूरी है, और वो देखते हैं कि क्या इस कानून को सामाजिक मान्यता मिलेगी, क्योंकि सामाजिक मान्यता थोपी नहीं जाती है, सामाजिक मान्यताएं अपने आप उद्भव होती हैं। एलजीबीटी कम्युनिटी का यह भी कहना है कि विदेश में 30 देशों ने अगर अडॉप्ट कर लिया है और वहां के सोसाइटी ने एक बड़ा दिल दिखा दिया है, तो इंडियन सोसाइटी क्यों नहीं दिखा सकती है, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकती है? देखिए, जवाब तो इसके कई सारे तरह के हो सकते हैं। मैं यहां पर इसके पक्ष और विपक्ष पे नहीं जाऊंगा, इसका एक उदाहरण देता हूं। हर देश की अपनी एक संरचना है, हर देश का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कहीं पर डेमोक्रेसी है, कहीं पर डिक्टेटरशिप है, कहीं पर कम्युनिज्म है, कहीं पर लिबरलिज्म है। तो कई देश ऐसे हैं जिन्होंने फांसी की सजा को खत्म कर दिया है, मगर हमारे देश में फांसी की सजा कायम है। तो इस तरह से अगर हम दूसरे देशों के हिसाब से कानून बनाने की प्रक्रिया में चले गए, तो फिर हमें हो सकता है कि कल को ये कहना पड़ जाए कि हमारा नेबर कंट्री चाइना है, तो और हमारे यहाँ वैसे भी नक्सलिज्म, माओइज्म, टेररिज्म, मिलिटेंसी बहुत जोरों पर है, तो क्या कम्युनिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट करके ना देखा जाए कि ये सारे दोष दूर हो जाएं समाज से? तो ये देश की परिप्रेक्ष्य में ही हम अपने चीजों को देखें, अपने लीगलिटीज को, अपने सामाजिक संरचना को देखें। यह जो कल्चर है, बहुसांख्यिक, बहुधार्मिक, बहु नैतिकता वाली कल्चर हमारे देश में, यह 8-10 हजार साल का नोन हिस्ट्री है। तो कोई इस तरीके से ये कहे कि साहब ये बड़ा दिल नहीं दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। शायद दिल पूरा बड़ा दिखाया जा रहा है। इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय
हर वह कदम उठा रहा है जहां पर कि समाज भी अफेक्टेड ना हो और एक इंडिविजुअल को भी अपने राइट्स मिल जाए। अभी 2018 तक का जो सर्वोच्च न्यायालय का कदम है एलजीबीटी कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करने का, उनके राइट टू प्राइवेसी को मेंटेन करने का, इसको मैं यही समझूंगा कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया बैलेंस बनाया है इंडिविजुअल प्राइवेसी में, इंडिविजुअल राइट्स में और समाज के राइट्स में। इसमें अंत में मैं एक लाइन और व्याख्यान इसका जरा सा करना चाहूंगा कि देखिए, जब ये सेम सेक्स मैरिज की बात आती है तो ये सिर्फ दो लोगों के बहुत ही अंतरंग इस संबंध को ही दर्शाती है। जब बात विवाह की आ जाती है तो ये समझना जरूर पड़ेगा कि यह विवाह दो लोगों के संबंधों को ही दर्शाता नहीं है। विवाह एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, यह एक संस्था है, यह एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम है जिसके अंदर समाज अफेक्टेड होता है। विवाह में सिर्फ समाज दो लोगों को पति पत्नी के तौर पर ही नहीं देखता है, वह विवाह में दो व्यक्तियों को माँ बाप के तौर पर, दादा दादी के तौर पर, सहभागिता के तौर पर हर प्रकार से देखता है और इसीलिए एक एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है। तो यह जो प्रक्रिया है इसमें सुप्रीम कोर्ट पूरे विचार करेगा। मुझे यह लगता है, अगर आप मेरी राय जाने, कि सरकार 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में जो उन्होंने बयान हल्फी दिया और यह कहा कि यह संभव नहीं है, यह समान लिंग विवाह एक विधि सम्मत और सामाजिक सम्मत प्रक्रिया नहीं है, इसी के ऊपर अडिग रहेगी। और बाकी जब सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करेगा तब देखते हैं क्या होता है। जी, ग्रीन न्यूज में आपने समय दिया हमारे कार्यक्रम में, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सब कुछ जो है भविष्य के गर्भ में ही छुपा है, जैसा कि एडवोकेट अतुल त्यागी, कर्नल अतुल त्यागी एडवोकेट फरमा रहे थे कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा जवाब दाखिल कर चुकी है कि यह संभव नहीं है और अभी भी सरकार की ओर से कोई ऐसे साइन या इंडिकेशन नहीं मिला है सरकार इस को माने, मतलब सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दे। फिलहाल आगे क्या होता है, जैसा मैंने कहा, भविष्य के गर्भ में ही छुपा है। लीगल संबंधित कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई इसी विषय पे आप चाहते हैं कि उस पर हम परिचर्चा करें, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप उसे पोस्ट कर सकते हैं। हम उस पर तत्काल उसको एग्जीक्यूट करेंगे। साथ ही साथ कोई सवाल आपका हो लीगल से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। हमारे एडवोकेट अतुल त्यागी, कर्नल एडवोकेट अतुल त्यागी के द्वारा उसका तत्काल जवाब दिया जाएगा। फिलहाल लीगल अवेयरनेस के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।